नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आय प्रभाव, कीमत प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव के अर्थ और संबंध को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। आय प्रभाव। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है या जो प्रभाव उपभोक्ता की मांग में पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। जबकि उपभोग की जा रही दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हों, दोनों वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन न हुआ हो। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसके तटस्थता मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल कीमत रेखा बदल जाती है। नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समानांतर रहती है, क्योंकि x और y वस्तुओं की कीमतों के यथास्थिर होने के कारण उनका कीमत अनुपात भी समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए बजट रेखा जो है वो समानांतर रूप से आय बढ़ने पर समानांतर रूप से दाईं ओर खिसक जाती है। जैसे कि इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं, प्रारंभिक आय स्तर पर PP ये बजट रेखा है उपभोक्ता की, और उपभोक्ता उदासीनता वक्र IC1 के S बिंदु पर संतुलन में है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो नई बजट रेखा दाईं ओर खिसक करके P1 हो जाती है और उपभोक्ता का संतुलन एक ऊंचे उदासीनता वक्र IC2 के S1 बिंदु पर होता है। और अगर और बढ़ती है आय उपभोक्ता की तो उपभोक्ता और अधिक ऊंचे उदासीनता वक्र IC3 पर चला जाता है और IC3 के S2 बिंदु पर संतुलन में होता है। यानी कि उपभोक्ता इन तीनों आय स्तरों पर अलग अलग संयोग खरीदता है और संतुलन में होता है। वे संयोग हैं S, S1 और S2। इन तीनों संयोगों को मिलाने वाली अगर हम कोई रेखा खींचे मूल बिंदु O से होते हुए, तो इसको बोलते हैं आय उपभोग वक्र, यानी कि इनकम कंजप्शन कर्व, ICC। इस प्रकार से आय उपभोग वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दिखाता है जो भोक्ता विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करता है। अब अगर कोई वस्तु घटिया हो तब आय प्रभाव किस प्रकार से होता है। दो वस्तुओं में से अगर कोई वस्तु घटिया हो तो यहाँ पर अगर वस्तु X घटिया होगी और Y वस्तु सामान्य होगी तो आय उपभोग वक्र जो होगा वो X अक्ष के प्रति उन्नतोदर और Y अक्ष के प्रति नतोदर होगा, जैसे कि इस रेखा चित्र में देख सकते हैं। यानी कि ये वक्र ये दिखाएगा कि जो घटिया वस्तु है आय बढ़ने पर उस वस्तु की यानी घटिया वस्तु की मांग जो है वो घट रही है, क्योंकि उपभोक्ता अब पहले की तुलना में अमीर हो रहा है, तो वो अपने उपभोग में वो गुणवत्ता वाली चीज़ें लेगा, यानी कि अच्छी चीज़ें लेगा घटिया वस्तु के स्थान पर। और अगर Y वस्तु घटिया है तो आय उपभोग वक्र Y अक्ष के प्रति उन्नतोदर और X अक्ष के प्रति नतोदर होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस रेखा चित्र में ये दिखता है कि Y वस्तु क्योंकि घटिया है इसलिए आय बढ़ने पर उपभोक्ता जो है Y वस्तु की मात्रा को घटा देता है और इस बढ़ी हुई आय को वो अन्य किसी बेहतर वस्तु पर खर्च करता है। तटस्थ वस्तु X और आय प्रभाव। यहाँ पर अभी हमने पिछले उसमें देखा घटिया वस्तु होने पर किस प्रकार से आय प्रभाव होता है, और यानी कि जो हमारा आय उपभोग वक्र है वो किस प्रकार का होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि तटस्थ वस्तु होने पर अगर दो वस्तुओं में से कोई वस्तु तटस्थ है तो तब आय प्रभाव कैसा होता है। तटस्थ वस्तु से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसकी मांग जो है वो बेलोच होती है, जैसे कि नमक, यानी कि अनिवार्य है लेकिन एक निश्चित अनुपात में ही, या ये कह लीजिए कि एक निश्चित मात्रा में ही उस वस्तु की ज़रूरत हमें होती है, जैसे कि नमक की, हल्दी, मिर्च, है ना, जो भोज्य पदार्थ हैं
उनकी आवश्यकता हमें एक निश्चित मात्रा में ही चाहिए होती है। यानी कि अगर हम अमीर भी हो जाएं तो भी नमक हमें लगभग उतना ही चाहिए होगा, उसकी मांग में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक कि हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या घटी या ना बढ़ी हो, है ना। तो यहाँ पर अगर तटस्थ वस्तु x है तो आय उपभोग वक्र जो होगा वो y अक्ष के समानांतर होता है। जैसे कि इस रेखा चित्र में दिखाया गया है, जो ये दिखाता है कि आय बढ़ने पर x वस्तु जो कि तटस्थ वस्तु है उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसका उपभोग ज्यों का त्यों बना हुआ है, जबकि y वस्तु जो कि एक सामान्य वस्तु है उसका उपभोग आय स्तर में वृद्धि के साथ साथ बढ़ रहा है। और अगर y वस्तु तटस्थ है तो आय उपभोग वक्र x अक्ष के समानांतर होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये दिखाता है कि y वस्तु क्योंकि तटस्थ वस्तु है इसलिए इसका उपभोग ज्यों का त्यों बना रहता है आय में परिवर्तन होने पर भी, जबकि x वस्तु सामान्य वस्तु है इसलिए इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती है जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है। अब हम कीमत प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे। कीमत प्रभाव क्या होता है? किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय स्थिर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु x की कीमत में परिवर्तन तथा कीमत प्रभाव। इस रेखा चित्र में x वस्तु की कीमत में लगातार 3 बार परिवर्तन हुआ है, यानी 2 बार परिवर्तन हुआ है। और बजट रेखा जो है, मान लीजिए प्रारंभिक जो बजट रेखा है वो है PP, और जब कीमत x वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट रेखा, नई बजट रेखा जो है वो PP1 हो जाती है, और फिर और गिरने पर कीमत रेखा PP2 हो जाती है। अब जब कीमत रेखा PP होती है यानी कि x वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उपभोक्ता IC1 पर संतुलन में होता है। जब कीमत घट जाती है तो बजट रेखा जो है वो दाईं ओर खिसक जाती है, यानी कि उपभोक्ता अब पहले की तुलना में अधिक मात्रा इसकी खरीद सकता है। तो उपभोक्ता जो है IC2 पर चला जाता है, जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है वहाँ पर संतुलन बिंदु होगा। और इसी प्रकार से कीमत के और घटने पर बजट रेखा और दाईं ओर खिसक करके PP2 हो जाती है, और उपभोक्ता जो है एक नए उदासीनता वक्र पर, एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है जो कि IC3 है। और इनके तीनों के ही स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो PCC होगी, यानी कि प्राइस कंजप्शन कर्व, जो कि विभिन्न कीमतों पर दो वस्तुओं के संयोगों को दिखाती है जिनका उपभोग करता है उपभोक्ता। इसी प्रकार से यहाँ पर वस्तु Y की कीमत में परिवर्तन तथा कीमत प्रभाव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे Y वस्तु की कीमत घटती है तो बजट रेखा जो है वो PP से P1 और फिर P2 हो जाती है, और उपभोक्ता का जो संतुलन स्तर है वो IC1 से IC2 और फिर IC3 हो जाता है। जहाँ पर ये वक्र बजट रेखा को स्पर्श करते हैं वहाँ पर संतुलन बिंदु होता है उपभोक्ता का संबंधित बजट रेखा और उदासीनता वक्र पर। तो इन तीनों ही संतुलन बिंदुओं को मिलाते हुए जो हम रेखा खींचेंगे वो हमारी PCC होगी, यानी कि कीमत उपभोग वक्र होगा। तो ये हमने कीमत प्रभाव पढ़ा, यानी कि कीमत के घटने या बढ़ने पर जब उपभोक्ता एक वक्र से दूसरे उदासीनता वक्र पर शिफ्ट होता है तो उसको हम कीमत प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव।
प्रतिस्थापन प्रभाव उस समय क्रियाशील होता है जब दोनों ही वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं कि उपभोक्ता पहले की अपेक्षा ना तो अच्छी स्थिति में होता है और ना ही खराब स्थिति में, तथा उसके संतोष का स्तर भी पूर्ववत बना रहता है। यानी कि उपभोक्ता जो है वो समान उदासीनता वक्र पर ही बना रहता है। उपभोक्ता अपेक्षाकृत महंगी वस्तु की कम मात्रा और सस्ती वस्तु की ज़्यादा मात्रा क्रय करता है। यानी कि इस स्थिति में, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव की स्थिति में दोनों ही वस्तुओं की कीमतों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। एक की कीमत बढ़ती है और दूसरे की घटती है, वो भी इस प्रकार से कि जो नई बजट रेखा हो वो उसी प्रारंभिक उदासीनता वक्र को ही स्पर्श करते हुए जाए, जैसे कि इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं। प्रारंभिक जो बजट रेखा है वो है P1 और कीमतों में परिवर्तन होता है, यानी कि Y वस्तु जो है वो महंगी हो जाती है और X वस्तु सस्ती हो जाती है। X वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीद सकता है पूर्व की अपेक्षा उपभोक्ता, और Y की मात्रा पूर्व की तुलना में कम खरीदने की स्थिति में होता है उपभोक्ता। तो इसलिए बजट रेखा जो बनती है वो बनती है P2। लेकिन जो प्रारंभिक बजट रेखा है P1 वो IC उदासीनता वक्र को S बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कि उपभोक्ता S बिंदु पर संतुलन में होता है और उपभोक्ता वस्तु X की OA मात्रा और वस्तु Y की OB मात्रा क्रय करता है। जब कीमत रेखा बदल जाती है, यानी कि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है, एक वस्तु की कीमत घटती है दूसरी की बढ़ती है, जैसे कि यहाँ पर X वस्तु की कीमत घटी है और Y वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ी है, तो नई बजट रेखा P2 हो जाती है। और ये P2 रेखा इस तरह से बदलती है, यानी कि इस रेखा इस तरह की होती है कि ये उसी वक्र को, यानी कि IC वक्र को एक नए बिंदु S1 पर स्पर्श करती है, यानी कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु S से शिफ्ट होकर के S1 हो जाता है। तो S से S1 पर शिफ्ट होना ये प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। यहाँ पर उपभोक्ता जो महंगी वस्तु है उसकी कम मात्रा खरीदता है, यानी कि Y वस्तु की कम मात्रा खरीदता है पूर्व की अपेक्षा, OD मात्रा खरीदेगा। अब पहले वो OB खरीद रहा था और X वस्तु की मात्रा वो अधिक खरीदेगा, यानी कि OC खरीदेगा जिसकी वो कम खरीद रहा था, पहले इसकी मात्रा वो OA खरीद रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स के अनुसार एक ही वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर शिफ्ट होना है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। कीमत प्रभाव, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव में संबंध, इन तीनों में क्या संबंध है? प्रोफेसर हिग्स ने कीमत प्रभाव को दो भागों में विभाजित किया, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। सूत्र रूप में उन्होंने बताया कि कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि कीमत प्रभाव में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों शामिल होते हैं। लेकिन प्रोफेसर हिग्स इन तीनों प्रभाव के बीच निश्चित संबंध नहीं बता पाए। वो ये नहीं बता पाए कि इनका निर्धारण कैसे होगा कि आय प्रभाव कितना है और प्रतिस्थापन प्रभाव का हिस्सा कितना है कीमत प्रभाव में। इस समस्या का समाधान श्योल्स ने किया। श्योल्स ने कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच में एक संबंध स्थापित किया और उस संबंध को श्योल्स का समीकरण कहते हैं। ये समीकरण है ED बराबर लैम्डा EY प्लस 1 माइनस लैम्डा ES। यहाँ पर जो ED है वो है मांग की कीमत लोच या कीमत प्रभाव, EY जो है वो है
मांग की आय लोच और ई एस जो है वो है मांग की प्रतिस्थापन लोच। अब ये कैसे ज्ञात की जाती है लोच? जो मांग की लोच है, कीमत लोच है, वो डेल्टा क्यू यानी कि मांग में परिवर्तन बटे पूर्व मांग और फिर भाग देंगे हम कीमत परिवर्तन और पूर्व कीमत के अनुपात से, यानी कि मांग में परिवर्तन और पूर्व मांग के अनुपात को कीमत परिवर्तन और पूर्व कीमत के अनुपात से भाग देते हैं, तो तब हमें मांग की लोच यानी कि मांग की कीमत लोच प्राप्त हो जाती है। दूसरा है मांग की आय लोच। इसको प्राप्त करने के लिए हम मांग में परिवर्तन और पूर्व मांग के अनुपात को आय में परिवर्तन और पूर्व आय के अनुपात से भाग देते हैं, तो हमें मांग की आय लोच प्राप्त हो जाती है। और अगर हमें प्रतिस्थापन लोच निकालनी हो तो हम x वस्तु और y वस्तु के अनुपात में जो परिवर्तन हुआ है उसको x और y के अनुपात से भाग देते हैं, साथ ही जो भी वैल्यू आती है उसको फिर हम x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन तथा x वस्तु की कीमत और y वस्तु के कीमत अनुपात में, यानी कि x और y वस्तु की कीमत अनुपात में होने वाले परिवर्तन को x और y की कीमत अनुपात से भाग देते हैं। तो इन दोनों की जो वैल्यू आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमत वाले हिस्से से, कीमत वाले जो मान आएगा हमारा कीमत वाले गणना करके, उससे हम मात्रा वाले भाग को भाग देते हैं। ठीक है, तो तब हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात हो जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि मांग की जो कीमत लोच होती है वो ऋणात्मक होती है और प्रतिस्थापन जो लोच होती है वो भी हमारी ऋणात्मक होती है, क्योंकि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हम इन तीनों लोचों को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा है फिर लैम्डा ई वाई, इसको बोलेंगे हम आय प्रभाव, और 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में और ई एस इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। और ये लैम्डा क्या दिखाता है? आय का वह भाग जो संबंधित वस्तु पर खर्च किया जाता है, और 1 माइनस वाई आय का वह भाग जो अन्य वस्तु पर खर्च किया जाता है, यानी कि एक वस्तु पर खर्च होने वाला भाग है लैम्डा और दूसरी पर खर्च होने वाला भाग है 1 माइनस लैम्डा, जिसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है उस वस्तु पर खर्च होने वाला हिस्सा है आय का लैम्डा, और जो दूसरी वस्तु है जिसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, उस पर खर्च होने वाला आय का हिस्सा है 1 माइनस लैम्डा। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में संबंध को निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and subscribe my channel.